उफ, सरदार पटेल पर यह हमला। देश के मुस्लिम कट्टरवादियों ने लौह पुरुष और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ दूषित प्रचार का अभियान बढ़ा दिया है। साफ है कि सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण का जो महान कार्य सर अंजाम दिया था, उसको ये लोग बदला ले रहे हैं। खेद की बात है कि एक ओर तो सरदार पटेल को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारत के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले निजाम उस्मान अली खां को महिमा मंडित किया जा रहा है। हैदराबाद से प्रकाशित दैनिक सियासत में लेखक A.G. नूरानी के एक भाषण को प्रमुखता से छिपाते हुए यह बताया गया है कि सरदार पटेल पक्के हिंदूवादी थे, इसलिए उन्होंने एक मुस्लिम रियासत हैदराबाद को मिटाने का प्रयास किया। उनको इस्लामी संस्कृति से नफरत थी। ये आरोपी नूरानी ने अपनी ताज़ा पुस्तक हैदराबाद का विनाश के लोकार्पण समारोह में लगाया। यह पुस्तक एक वामपंथी प्रकाशन गृह ने प्रकाशित की है। नूरानी ने अपने भाषण में कहा है कि भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला किया था और यदि सरदार पटेल समझदारी से काम लेते तो इस हमले की ज़रूरत नहीं थी। सरदार पटेल ने जल्दबाजी की क्योंकि वे मुसलमानों से नफरत करते थे। नूरानी ने यह भी कहा कि हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। इस अवसर पर विवादित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट भी वितरित कराई गई। नूरानी ने पंडित नेहरू को महिमा मंडित करते हुए कहा कि नेहरू एक सच्चे सेकुलरवादी हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त थे, जबकि पटेल पक्के हिंदू कौम परस्त थे। नेहरू सरोजनी नायडू को पसंद करते थे, जो कि हैदराबाद संस्कृति की प्रतिमूर्ति थी और उर्दू भाषा से वाकिफ थी, जबकि पटेल उनसे नफरत करते थे। नूरानी ने यह भी आरोप लगाया कि पटेल का रुख त्रावणकोर के सीपी रामस्वामी के प्रति नरम था। हालांकि उन्होंने त्रावणकोर की आज़ादी की मांग की थी और उनका रुख महाराज कश्मीर के प्रति भी बहुत नरम था। नूरानी ने यह भी कहा कि एम मुंशी कांग्रेस में आरएसएस के जासूस थे, जिन्हें सरदार पटेल ने हिंदुस्तान का एजेंट जनरल हैदराबाद नियुक्त करवाया था। पटेल ने 1948 में मौलाना आज़ाद की देशभक्ति को भी अपना निशाना बनाया था और आरएसएस और हिंदू महासभा को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दे डाली थी। ऐसे कट्टर हिंदूवादी से निजाम क्या आशा कर सकते थे। पटेल ने नेहरू की कश्मीर संबंधी नीति का बदला लेने के लिए हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की, जिस सैनिक कार्रवाई की कमान एक लेफ्टिनेंट जनरल 3 मेजर जनरल के हाथ में हो और यहाँ पर आर्म डिवीजन और एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए, उसे भला पुलिस एक्शन कैसे कहा जा सकता है। पटेल ने हैदराबाद में उर्दू को खत्म कराया। पुराने नौकरशाहों को हटाकर मद्रास मुंबई से ऐसे अधिकारी लाए जो मुस्लिम विरोधी थे, क्योंकि वे मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे। फिर उर्दू दैनिक मुंसिफ में विवादित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट को प्रमुखता से छापा, जिसमें भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार है। इस लेख में यह दावा किया गया है कि हैदराबाद में हुए पुलिस एक्शन में 40,000 लोग मार दिए गए थे, जो कि मुसलमान थे। सबसे ज्यादा हत्याएं उस्मानाबाद, गुलबर्गा, बीदर और नांदेड़ में हुई। यहाँ पर 18,000 बेगुनाहों लोगों की हत्या की गई। समाचार पत्र ने यह आरोप भी लगाया कि इस रिपोर्ट को सरकार ने दबा दिया। समाचार पत्र ने दावा किया कि हिंदुस्तानी फौज के इस हमले के बाद हैदराबाद रियासत के मुसलमानों पर जो कहर टूटा, उसके बारे में नई पीढ़ी वाकिफ नहीं है। मौलाना आज़ाद के दबाव पर पंडित नेहरू ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, जिसने हैदराबाद का दौरा करके तथ्यों की जानकारी प्राप्त की थी। यह गुप्त रिपोर्ट नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में मौजूद है। समाचार पत्र ने दावा किया है कि इस कमेटी ने हैदराबाद रियासत का 3 सप्ताह तक दौरा किया था और 109 गांवों के 500 से अधिक लोगों के बयान लिए थे। रिपोर्ट के अनुसार इस बात के पुष्ट प्रमाण मिले हैं कि हिंदुस्तानी फौज और पुलिस ने लोगों से खूब लूटपाट की और निहत्थे लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ाया गया। साप्ताहिक नई दुनिया ने लिखा है कि हैदराबाद को ताकत से भारत में शामिल किया गया।
पटेल विवादित व्यक्ति थे। कोई उन्हें कट्टर हिंदूवादी कहता था, जबकि मौलाना आज़ाद का कहना है कि उन्होंने महात्मा गांधी के देश के विभाजन के लिए तैयार किया था। इस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि पार्टी के चेहरे को चमकाया जाए। बदलते हुए हालात में उन्हें नए चेहरे की जरूरत है, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल को अपना हीरो मान लिया है। वे गुजराती थे, इसलिए नरेंद्र मोदी को सूट करते थे। सरदार पटेल सांप्रदायिक हिंदू थे और उनकी मानसिकता वही थी जो आज आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि गांधी की हत्या के बाद पटेल ने ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्रीय मंत्री पटेल को आरएसएस का विरोधी बताती है। मोदी कांग्रेस की विरासत को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के अनुसार राजमोहन गांधी ने कहा है कि पटेल कभी भी मोदी को अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते। गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उनके कारण पटेल अनिवार्यता मोदी के विरोधी होते। दैनिक सहाफत के अनुसार भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने नेहरू और पटेल के मतभेदों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब पटेल ने पंडित नेहरू से हैदराबाद में सेना भेजने का आग्रह किया था, तो नेहरू ने पटेल को घोर सांप्रदायिक बताया था। दैनिक इनकलाब का कहना है कि आरएसएस और उससे संबंधित संगठनों का क्योंकि देश के स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध नहीं रहा है, इसलिए वे कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि गांधी और नेहरू के महत्व को कम करके पटेल को हीरो बनाया जाए। इस तरह से वे हिंदुत्व के एजेंडे में जान डालना चाहते हैं। यह कितने दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करने के ऐलान के साथ ही पूर्व गृह मंत्री उर्दू प्रेस के निशाने पर आ गए हैं। चूंकि मोदी उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें भी सांप्रदायिक करार दे दिया गया है। यदि इस देश की राजनीति व पत्रकारिता इसी तरह से चलती रही तो इसका भगवान ही मालिक है। खेद की बात है कि सरदार पटेल को सही रूप से नहीं समझा गया। उनके ऐसे राजनीतिक विरोधियों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने निरंतर उनके विरुद्ध अभियान चलाया तथा तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, जिससे पटेल को अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान मिला। समाजवादी विचारधारा के लोग नेहरू को अपना अग्रणी नेता मानते हैं। उन्होंने पटेल की छवि पूंजीवादी के समर्थक के रूप में प्रस्तुत की, लेकिन सौभाग्यवश सबसे पहले समाजवादियों ने ही यह महसूस किया था कि उन्होंने पटेल के बारे में गलत निर्णय लिया है। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इन आरोपों को गलत बताया कि सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे और इस संबंध में एक इस्लामी विद्वान और कांग्रेस नेता रफीक जकारिया को उद्धृत किया, जिन्होंने लौह पुरुष की राष्ट्रवादी छवि को उजागर करने के लिए उन पर शोध किया है। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में एक राष्ट्र पत्रिका में छपे एक विकृत लेख पर हैरत जताई, जिसमें अभिलेख का हवाला देते हुए पटेल को उग्र सांप्रदायिक शख्सियत और जवाहरलाल नेहरू को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रतीक का तमगा दिया गया है। लेख में कहा गया है कि यही वजह है कि संघ परिवार एक ही पूजा करता है और दूसरे से घृणा करता है। वायुवृद्ध भाजपा नेता ने इस बात से पूरी तरह इनकार करते हुए इसके जवाब में जकारिया के विचार पेश किए, जिन्हें भारतीय मुसलमानों से जुड़े विषयों पर महारथी माना जाता है। जकारिया के व्याख्यानों पर आधारित उनकी किताब सरदार पटेल एंड इंडियन मुस्लिम का हवाला देते हुए आडवाणी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भी इसी ख्याल में थे कि पटेल मुस्लिमों को पसंद नहीं करते थे। जकारिया ने लिखा है, मैं सोचता था कि वह पटेल मुस्लिम विरोधी है। क्या मैं सही हूँ? यह पता लगाने के लिए मैंने उनकी स्मृति में आयोजित व्याख्यानों का अध्ययन किया, जिसमें उनके बारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता था। आडवाणी ने जकारिया की किताब के हवाले से अपने ब्लॉग में लिखा है, मैंने जितना खोजा उतना ही ज़्यादा मैं इस बात को लेकर आश्वस्त होता गया कि कई पहलुओं से लौह पुरुष को गलत समझा गया है और भारतीय मुसलमानों के प्रति उनके रवैये को लेकर भ्रांतियां हैं, जिन्हें हटाने की ज़रूरत है।
मुझे खुशी है कि मैं अपनी तसल्ली की हद तक ऐसा करने में सफल रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मई 1956 में लिखा था, सरदार पटेल की नेतृत्व क्षमता तथा सुदृढ़ प्रशासन के कारण ही आज भारत की चर्चा हो रही है तथा विचार किया जा रहा है। आगे राजेंद्र प्रसाद ने यह जोड़ा, अभी तक हम इस महान व्यक्ति की उपेक्षा करते रहे। उथल पुथल की घड़ियों में भारत में होने वाली गतिविधियों पर उनकी मजबूत पकड़ थी। यह पकड़ उनमें कैसे आई? यह प्रश्न पटेल की गाथा का एक हिस्सा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा, निसंदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुंचते, जिसके लिए संभवतः वे योग्य पात्र थे। जब भारत में कश्मीर, तिब्बत, चीन और अन्याय विवादों की कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन निराशजनक स्थिति यह रही कि उनके निधन के बाद सत्तासीन राजनीतिज्ञों ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया जो कि एक राष्ट्र निर्माता को दिया जाना चाहिए था। प्रस्तुत पुस्तक अपने विषय को लेकर सरदार पटेल के लौह व्यक्तित्व, उनके दृढ़ विचार और राष्ट्र निर्माण में उनकी अभूतपूर्व योगदान का लेखा जोखा है। सरदार पटेल के राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें मुस्लिम वर्ग के विरोधी के रूप में वर्णित किया, लेकिन वास्तव में सरदार पटेल हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्षता रहे। इस धारणा की पुष्टि उनके विचारों एवं कार्यों से होती है। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी स्पष्ट किया था कि सरदार पटेल को मुस्लिम विरोधी बताना सत्य को झुठलाना है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान में हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर उनके विचारों की पुष्टि होती है। इसी प्रकार निहित स्वार्थ के वशीभूत होकर लोगों ने नेहरू और पटेल के बीच विवाद को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया तथा जानबूझकर पटेल व नेहरू के बीच परस्पर मान सम्मान और स्नेह की अपेक्षा की। इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह के भाव उन पत्रों से झलकते हैं जो उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद एक दूसरे को लिखे थे। निसंदेह सरदार पटेल की कांग्रेस संगठन पर मजबूत पकड़ थी और नेहरू जी को वे आसानी से पराजित कर सकते थे, लेकिन वो गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए दूसरे नंबर पर रहकर संतुष्ट थे। उन्होंने राष्ट्र के कल्याण को सर्वोपरि स्थान दिया। विदेश नीति के संबंध में सरदार पटेल के विचारों के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है कि जो उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था तथा पंडित नेहरू पर लगातार दबाव डाला कि राष्ट्र हित में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को सदस्य बनने से भारत को मदद मिलेगी, जबकि नेहरू पूर्ण स्वराज पर अड़े थे, जिसका अर्थ था राष्ट्रमंडल से किसी भी प्रकार का नाता ना जोड़ना। किंतु फिर भी सरदार पटेल के व्यवहारिक एवं दृढ़ विचार के कारण नेहरू राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के लिए प्रेरित हुए। तदनुसार समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत भारत गणतंत्रात्मक सरकार अपनाने के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। सरदार पटेल चीन के साथ मैत्री तथा हिंदी चीनी भाई भाई के विचार से सहमत नहीं थे। इस विचार के कारण गुमराह होकर नेहरू जी यह मानने लगे थे कि यदि भारत तिब्बत मुद्दे पर पीछे हट जाता है तो चीन और भारत के बीच स्थायी मैत्री स्थापित हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन महासचिव श्री गिरिजा शंकर वाजपेयी भी सरदार पटेल के विचारों से सहमत थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के दावे का समर्थन करने के पक्ष में भी नहीं थे। उन्होंने चीन की तिब्बत नीति पर एक लंबा नोट लिखकर उसके दुष्परिणामों से नेहरू को आगाह किया था। सरदार पटेल को आशंका थी कि भारत की मार्क्सवादी पार्टी की देश से बाहर समस्यावादियों तक सीधी पहुंची होंगी, खासतौर से चीन तक। अन्य साम्यवादी देशों से उन्हें हथियार एवं साहित्य आदि की आपूर्ति भी अवश्य होती होगी। वे चाहते थे कि सरकार द्वारा भारत के साम्यवादी दल तथा चीन के बारे में स्पष्ट नीति बनाई जाए।
इसी प्रकार भारत की आर्थिक नीति के संबंध में सरदार पटेल के स्पष्ट विचार थे। मंत्रिमंडल की बैठकों में उन्होंने नेहरू जी के समक्ष अपने विचार बार बार रखे, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनके विचारों पर अमल नहीं किया गया। उदाहरण के लिए उनका विचार था कि समुचित योजना तैयार करके उदारीकरण की नीति अपनाई जानी चाहिए। आज सोवियत संघ पर आधारित नेहरूवादी आर्थिक नीतियों के स्थान पर जोर शोर से उदारीकरण की नीति ही अपनाई जा रही है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सरदार पटेल का राष्ट्र निर्माण में योगदान। तब तक के लिए धन्यवाद।